सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। आकांक्षा, आज गणेश जयंती है। भगवान श्री गणेश के अवतरण दिवस को गणेश जयंती के रूप में मनाया जाता है और माघ मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि को गणेश जयंती होती है, यानी कि आज। और इसे माघ शुक्ल चतुर्थी या तिलकुंड चतुर्थी और वरद चतुर्थी भी कहा जाता है। बिल्कुल। और आज के दिन भगवान गणेश जी की पूजा से पूरे वर्ष उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। गणेश जी बुद्धि और शुभता के प्रतीक हैं। इनकी कृपा से जीवन में शुभता आती है, व्यक्ति को विघ्न बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। और गणेश जयंती के दिन गणेश जी को लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चंदन और मिठाई अर्पित किए जाते हैं। बिल्कुल। और आज के दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं, भक्तों के संकट दूर होते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और समस्याओं का समाधान होता है। वैसे भी किसी भी कार्य में सबसे पहले हम गणेश जी को भी बुलाते हैं, उन्हें पूजते हैं, इसलिए उन्हें प्रथम पूज्य देवता भी कहा जाता है। और इस चतुर्थी पर दर्शन निषेध है, ऐसा माना गया है। और ऐसा कहा जाता है चंद्र दर्शन निषेध है। चंद्र दर्शन निषेध है। और ऐसा कहा जाता है कि चंद्र दर्शन करने से मानसिक कष्ट झेलना पड़ता है, इसलिए आज के दिन आप चंद्रमा की ओर ना देखें। तो आज गणेश जयंती के अवसर पर हम उनके चरणों में सादर वंदन करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहि मूस की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहि मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, कांचन को पुत्र देत निर्धन को माया। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, कांचन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर्य श्याम शरण आए संत करे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग
के बलिहारी। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग के बलिहारी। सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रथम पूज्य देवता की आराधना से आज हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत करी, यानी कि गणेश जी को याद करते हुए जी। ये भजन हमने सुना। और आज साहित्य से जुड़ी हुई हमारी एक सखी हैं, उनको भी हम याद कर रहे हैं, यानी कि कवयित्री और लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी आज पुण्यतिथि है। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं और उनके 2 कविता संग्रह और 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए, पर उनको ज्यादा प्रसिद्धि मिली झांसी की रानी इस कविता के कारण। वे राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवयित्री रही हैं, किंतु इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में भी व्यक्त किया। वातावरण चित्रण प्रधान शैली की भाषा सरल तथा काव्यात्मक है, इस कारण इनकी रचना की सादगी हृदयग्राही है। जी, जरा अपने बचपन को याद करिए मंजू जी, जब हमें पाठशाला में, स्कूल में जब हमने कविताएं पढ़नी शुरू की थी, तो कई ऐसी बाल कविताएं थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी हुई, जो बिल्कुल। आज भी हमारे मानस पटल पर कहते हैं ना, अंकित है, हाँ। या हमारी यादों में बसी है। और- कोयल देखो कोयल काली है, पर मीठी इसकी बोली है, हाँ, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली है। वाह, क्या और बात। इसके अलावा मुझे याद आ रही है यह कदम का पेड़। हम्म, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, तो मैं उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। बिल्कुल। तो जब भी सुभद्रा जी को हम याद करते हैं तो ये कविताएं जो है अपने आप हमारे जहन में आ जाती है, क्योंकि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो इन सब कविताओं को हमने उस समय पढ़ा था। सुभद्रा जी का जन्म 16 अगस्त सन 1904 में हुआ। उस दिन नागपंचमी थी। इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव में रामनाथ सिंह जमींदार परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही वो कविताएं रचने लगी थीं। उनकी रचनाएं राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण हैं। उनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह शिक्षा प्रेमी थे और उन्हीं की देखरेख में सुभद्रा जी की प्रारंभिक शिक्षा भी प्रारंभ हुई। बिल्कुल। और 1919 में खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ इनका विवाह हुआ और विवाह के बाद वे जबलपुर आ गई। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली वे प्रथम महिला थी। वे 2 बार जेल भी गई। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी इनकी पुत्री सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज नामक पुस्तक में लिखी है। अगर हम उनके कहानी संग्रह की बात करें तो बिखरे मोती उनका पहला कहानी संग्रह है। इसमें भग्नावेश, होली, पापी पेट, मछली रानी, परिवर्तन, साथ ही साथ दृष्टिकोण, कदम्ब के फूल, किस्मत, मछुए की बेटी, एकादशी, आहुति, थाती, अमराई, अनुरोध व ग्रामीणा, ऐसी कुछ लगभग 15 कहानियां हैं। और इन कहानियों की भाषा सरल बोलचाल की भाषा है। अधिकांश कहानियां नारी विमर्श पर ही केंद्रित हैं। बिल्कुल। इसके बाद उन्मादिनी शीर्षक से उनका दूसरा कथा संग्रह 1934 में छपा। इसमें उन्मादिनी, असमंजस, अभियुक्त, सोने की कंठी, नारी हृदय, पवित्र ईर्ष्या, अंगूठी की खोज, चढ़ा दिमाग, ऐसी कुल 9 कहानियां हैं। इन सब कहानियों का मुख्य स्वर पारिवारिक सामाजिक परिदृश्य ही है और सीधे साधे चित्र। ये सुभद्रा जी का तीसरा व अंतिम कथा संग्रह है और इसमें कुल 14 कहानियां हैं। जी, सुभद्रा जी ने कुल 46 कहानियां लिखी और अपनी व्यापक कथा दृष्टि से वे एक अति लोकप्रिय कथाकार के रूप में हिंदी साहित्य जगत में सुप्रतिष्ठित हुई। बिल्कुल। उनके कविता संग्रह की कविताओं की प्रसिद्ध पंक्तियों को अगर हम याद करें तो वो कुछ इस प्रकार है, जैसा कि अभी तुमने बताया कि ये कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। और जो सबसे मुख्य है झांसी की रानी जो जी। कविता है, उसकी कुछ पंक्तियां
हैं। और ये पंक्तियां जब भी हमारे जहन में आती है तो हमारी आवाज में भी जोश आ जाता है। यानी वीर रस की जब ये कविता हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो सचमुच हम उस समय का जो वातावरण रहा होगा उसका एक अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या बात है। और इसके अलावा याद कीजिए कविता की पंक्तियां, मुझे छोड़कर तुम्हें प्राणधन सुख या शांति नहीं होगी, यही बात तुम भी कहते थे सोचो, भ्रांति नहीं होगी। बिल्कुल, ये पंक्तियां आज हमने याद की। और अगर उन्हें जो सम्मान दिए गए थे उनकी हम बात करें तो भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए नए नियुक्त एक तटरक्षक जहाज को सुभद्रा कुमारी चौहान नाम दिया। और भारतीय डाकतार विभाग ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। तो ऐसी महान जो हमारी साहित्यकार रही हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी कविताएं लिखी और जिन्हें पढ़ने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, आज सुभद्रा जी को हम शत शत नमन करते हैं।
सुभद्रा जी ने भी कई वीर रस से ओतप्रोत लिखी कविताएं है, लिखी कविताएं लिखी हैं। और ऐसा ही ये जो गीत हमने सुना ना, ये भी कितना वीर रस से ओतप्रोत जी। गीत था। और ये जो गाना है जय चित्तौड़ फिल्म का, ये भी चित्तौड़ के इतिहास को बयान करता हुआ गीत है कि खासकर जो घोड़ा था, जो राणा जी का घोड़ा था चेतक, उसकी वीरता का गुणगान इस गीत में बिल्कुल। था। और जो चित्तौड़ के महाराणा थे प्रताप, वो हल्दी घाटी युद्ध के लिए जब प्रस्थान कर रहे थे तो उनकी रानी जो है वो महाराजा जिस घोड़े पर बैठे हुए हैं, तो उस समय प्रस्थान करते वक्त वो उस घोड़े से ये प्रार्थना कर रही है कि मेरे सुहाग को तू बिल्कुल सुरक्षित तरीके से वापस लेकर के आना। और वैसा किया भी कि चेतक घोड़ा जब घायल हो गया, इसके बावजूद भी उन्होंने महाराणा को बिल्कुल सुरक्षित तरीके से एक स्थान पर पहुंचा दिया। तो ये बातें हैं जो सचमुच कहीं ना कहीं हमारे दिल को झकझोर के रख देती थी कि क्या समय रहा होगा, कैसा वातावरण, कैसे लोग रहे होंगे, कि उस समय के पशु भी जो थे वो भी कितने समझदारी का उस समय परिचय दे दिया करते थे। तो ये सब बातें वाकई में हमारे दिल को छू जाती है। और जब कला की बात आती है तो कई कलाएं भी ऐसी होती है जो हमारे दिल को छू जाती है, आकांक्षा। और ऐसी ही एक कला की आज हम बात करेंगे, वो है तंजौर कला, जो कि लोक और जनजातीय कला है। और ये लोक कला कहानी, किस्से सुनाने की विस्मृत कला से जुड़ी है। भारत के हर प्रदेश में चित्रों का प्रयोग किसी बात की अभिव्यक्ति दृश्य चित्रण के माध्यम से करने के लिए किया जाता है, जो कथन का ही एक रूप होता है। राजस्थान, गुजरात और बंगाल के कला रूप स्थान विशेष के वीरों और देवताओं की पौराणिक कथाएं सुनाती है और हमारे प्राचीन वैभव और भव्य सांस्कृतिक विरासत का चित्रण किया जाता है। हर कृति अपने आप में एक पूर्ण वृत्तांत होता है, जो प्राचीन काल की एक झांकी प्रस्तुत करती है, जिसे हमारे कलाकारों की प्रवीणता और निष्ठा ने जीवित रखा है। एक राजसी विरासत वाले धार्मिक चित्र तंजावर चित्रकारी की सर्वोत्तम परिभाषा है, जिसे अब तंजौर चित्रकारी भी कहा जाता है। तंजौर की चित्रकारी महान पारंपरिक कला रूपों में से है, जिसने भारत को विश्व प्रसिद्ध बनाया है। इनका विषय मूलतः पौराणिक है। ये धार्मिक चित्र आध्यात्मिकता और रचनात्मक कार्य का सार हैं। बिल्कुल। चेन्नई से 300 किलोमीटर दूर तंजावुर में शुरू हुई ये कला चोल साम्राज्य के राज्यकाल में सांस्कृतिक विकास की ऊंचाई पर पहुंची। इसके बाद आने वाले शासकों के संरक्षण में ये कला आगे और समृद्ध हुई। शुरू में ये भव्य चित्र राजभवनों की शोभा बढ़ाते थे, लेकिन बाद में ये घर घर में सजने लगे। जी, कला और शिल्प दोनों का एक विलक्षण मिश्रित रूप तंजौर की इस चित्रकारी में दिखाई पड़ता है। इनका विषय मुख्य रूप से हिंदू देवी देवता रहे हैं। कृष्ण इनके प्रिय देव हैं, जिनके विभिन्न मुद्राओं में चित्र बनाए गए हैं, जो इनके जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को व्यक्त करते हैं। बिल्कुल। और तंजौर चित्रकारी की मुख्य विशेषता ये है कि उनके बेहतरीन रंग सज्जा, रत्नों और कांच से गढ़े गए सुंदर आभूषणों की सजावट और उल्लेखनीय स्वर्ण पत्रक का काम। स्वर्ण पत्रक, बहुमूल्य और अर्धमूल्य पत्थरों के भरपूर प्रयोग ने चित्रों को भव्य रूप प्रदान किया है। इन्होंने तस्वीरों में इस कदर जान डाल दी है कि ये तस्वीरें एक विलक्षण रूप में सजीव प्रतीत होती हैं। बहुमूल्य रत्नों से सजे ये चित्र असली खजाना थे, लेकिन आजकल अर्धमूल्यवान रत्नों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन स्वर्ण पत्रक का प्रयोग नहीं बदला है, वो अभी भी बरकरार है। जी, बृहदेश्वर मंदिर में चोल भित्ति चित्र और नायक चित्रों के रूप में कई तंजौर चित्र हैं। मराठा महल भी इन चित्रों को देखने के लिए एक आदर्श स्थान है। तंजौर में सरस्वती महल पुस्तकालय भी प्रसिद्ध तंजौर चित्रों को प्रदर्शित करता रहा है। बिल्कुल। और तंजौर चित्रकला के अनेक प्रकार हैं। तंजावुर मंदिरों को राजवंशों के अनुसार विभाजित किया जा सकता है। पहले चोल शासक के तहत भित्ति चित्र प्रमुखता में आए, फिर समय के अनुसार नायक वंश का उदय हुआ तो नायक चित्रों में लाइमलाइट आती गई और इन चित्रों ने विजयनगर कला की सौंदर्य परंपरा को आगे बढ़ाया और इसके बाद तंजौर चित्रों ने मराठा शासन को सुशोभित किया। तंजौर चित्रकला की विशेषता ये है कि आकृतियों में एक गोल शरीर और अंडाकार आकार की शानदार आँखें होती हैं और पर्दे और मेहराब से ये घिरी होती हैं। ये पेंटिंग अंधेरे कमरे में रोशनी करती है। कलाकार कैनवास पर सूक्ष्म चित्रों को चित्रित करते हैं, फिर चूना, पत्थर और बंधन पदार्थ के पेस्ट का उपयोग करते हुए चित्रों में आभूषण जो होते हैं उनको उकेरा जाता है। इसके बाद तंजौर चित्रों के जो स्तंभ, कपड़े, मेहराब और सिंहासन रत्नों से सुसज्जित
किए जाते हैं। फिर स्केच पर रंगों को चित्रित किया जाता है। रूपरेखा के लिए आमतौर पर गहरे भूरे रंग का उपयोग किया जाता है। लाल रंग को पृष्ठभूमि रंग के रूप में उपयोग किया जाता है और पहले के कलाकार जो थे वो वनस्पति रंगों का इस्तेमाल करते थे चित्रकारी के लिए। बिल्कुल। तो ऐसी है ये तंजौर कला। तो अगर कभी किसी को मौका मिले उधर जाने का तो जरूर इस कला को आप निहारिएगा, देखिएगा और इसकी विशेषताओं को जरूर ध्यान में जी। रखिएगा। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो तुजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
गीत हमने सुना और इसके पहले हमने तंजौर कला की हम बात की। जी। हमारे कई श्रोताओं ने इस बारे में कुछ कमेंट हमें भेजे हैं, तो उनको भी हम पढ़ते चलते हैं। स्वागत है। एक श्रोता लिखते हैं कि तंजौर चित्रकला के इतिहास और विशेषताओं को जानना बहुत ही सुखद रहा। इससे लगता है कि चाहे नृत्य हो, चित्रकला या भवन निर्माण कला हो, भारत में ये सभी कलाएं वास्तुशिल्प का बेजोड़ उदाहरण है। और उस पर सत्यम शिवम सुंदरम गीत सुनाकर आपने सोने पे सुहागा हो गया। इसके अलावा एक और श्रोता ने लिखा है कि सत्यम शिवम सुंदरम गीत की बातचीत के माहौल को और भी पवित्र बना दिया। एक ने लिखा है कि ये गाना हमारे दिल के करीब है, आपने सुनवाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो उसके पहले हमने सुभद्रा जी की बात की और वो गीत भी हमने जय चित्तौड़ फिल्म का सुनवाया। जी। तो हमारे श्रोताओं ने उस बारे में भी लिख करके भेजा है कि सुभद्रा कुमारी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आपने बताया, जो मुझे बहुत पसंद आया। और स्कूल के दिनों में बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये कविता सुनकर हमारे मन में जोश भर जाया करता था। और एक श्रोता ने यह भी लिखा है कि उसी के साथ आपने जो गीत हमें सुनवाया वो भी बड़ा अच्छा गीत इसके साथ में, यानी कि बातचीत के साथ उस गीत का जो कॉम्बिनेशन रहा वो बहुत अच्छा रहा और हमें पसंद आया। तो इन सब श्रोताओं को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपको ये बातचीत, ये कार्यक्रम और ये गीत पसंद आए। जी मंजू जी, हाँ मैं ये कह रही थी कि देखिए हम बात कर रहे हैं श्रोताओं से और श्रोता भी हमसे मैसेजेस के माध्यम से बात कर रहे हैं, तो एक तरह से ये कहते हैं ना, एक टू वे कम्युनिकेशन है। हाँ, हम आपस में एक संवाद स्थापित हो रहा है। भले हम रूबरू नहीं है तो भी क्या हुआ, लेकिन संवाद तो है, बिल्कुल बातचीत तो है। और उनकी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंच रही है कि जो हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत के जो विषय हैं और उससे संबंधित जो गाने हैं, क्या उन्हें ठीक लग रहे हैं या फिर उसके संबंध में उनके पास क्या जानकारी है, वो भी हमें लिख करके भेजते हैं। तो ये बातें हमें बड़ी अच्छी लगती है और ये आपके द्वारा भेजी गई जानकारियां ये भी हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है और हमें पता चलता है कि आप कितनी तन्मयता से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये संभव तभी है जब हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और अब हमारा आज का जो एक अगला विषय है वो है खुली रखें बातचीत की खिड़कियां। वैसे खिड़कियां घर की भी हमें खुली रखनी चाहिए, कहते हैं ना कि उससे हवा आनी चाहिए, रोशनी आनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश आना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे लिए अत्यावश्यक है क्योंकि उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और इसी तरह से बात मन की खिड़कियों की भी होती है। कहते हैं कि किसी भी समस्या का हल बातचीत से निकाला जा सकता है, बशर्ते हमारी कोशिश सही होनी चाहिए। ये फार्मूला जो है ये वैवाहिक जीवन में भी लागू होता है। जब दो अलग मिजाज के लोग एक साथ जीवन का सफर तय करते हैं तो आपसी मतभेद होना ये लाजमी बात है, लेकिन इस रिश्ते में बातचीत की खिड़कियों को खुला रखेंगे तो प्रेम के दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे। पति पत्नी को हर मुद्दे पर खुलकर और बड़ी समझदारी से बात करनी चाहिए ताकि रिश्ते में किसी गलतफहमी या मनमुटाव के लिए कोई जगह ना बचे। बिल्कुल सही बात। और आमतौर पर आज व्यस्त जीवन शैली में होता क्या है, वैवाहिक जोड़े बातचीत की अहमियत को कम समझने लगे हैं, जिससे जो रिश्ते हैं वो उनमें दरारें आने लगती हैं धीरे धीरे। जीवन की गाड़ी को सही तरीके से चलाने के लिए बातचीत जो है वो ईंधन की तरह काम करता है। जब एक दूसरे से बात करते हैं तब एक दूसरे के जीवन में घटने वाली घटनाओं और परेशानियों के बारे में हमें पता चलता है, और जो जोड़े ऐसा नहीं करते उनके रिश्ते में जल्दी परेशानी आने लगती है जिसका उन्हें आभास भी नहीं होता, और अंत में होता क्या है कि रिश्ता जो है वो बिखरने लगता है। बिल्कुल। अगर हम ये चाहते हैं कि अपने रिश्ते को एक बेहतर तरीके से जिए तो इसके लिए जरूरी है सबसे पहले अपने जीवन साथी की जरूरतों, उसकी भावनाओं और उनकी इच्छाओं को समझे। और ऐसा तभी संभव है जब हम उनसे खुलकर बात करेंगे। जी बात करेंगे, वो समझेंगे कि आपसे क्या अपेक्षाएं हैं और आप उन्हें किस तरह पूरा कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, खुलकर की गई जो बातचीत है उसके दौरान आप भी अपनी अपेक्षाएं और इच्छाएं आसानी से सामने वाले को समझा सकते हैं। तो जब विचार और भाव समान होंगे तो ही तो कार्य भी समान कर पाएंगे, समान रूप से। और अक्सर पति पत्नी को एक दूसरे को ताने देते हुए हमने सुना है। यानी जब भी झगड़ा हो जाता है तो वो कहने लगते तुमने मेरे लिए क्या किया, फिर दूसरा बोलता है तुमने क्या किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम इसको ज्यादा महत्व देती हो, तुम उसको ज्यादा महत्व देते हो। इस तरह के ताने एक दूसरे को देते हैं और ये ताने कहीं ना कहीं हमारे भीतर के झुंझलाहट को प्रदर्शित करते हैं और इसका सीधा
सीधा अर्थ है कि पति पत्नी एक दूसरे की जरूरत को नहीं समझ रहे हैं, और ऐसा ये जो कम्युनिकेशन गैप के कारण होता है। इसलिए जब इस रिश्ते में प्यार की जगह ताने या क्रोध लेने लगे तो समझ जाइए कि आपका रिश्ता खतरे में है। बिल्कुल, और अगर अभी से एक दूसरे को समय नहीं दिया तो रिश्ता कमजोर होने में देर नहीं लगेगी। नाराजगी कितनी भी हो, मगर जीवन साथी से बातचीत कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आखिर बात करने से ही बिगड़ी बात बनेगी। माना कि जो समय है वो बहुत व्यस्त है, सभी अपने अपने दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं। महिलाएं अगर कामकाजी नहीं है तो भी घर में इतने सारे काम होते हैं, लेकिन कोशिश करें कि दिन का एक कुछ पल जो है, कुछ समय है, चाहे वो 15 मिनट हो चाहे आधा घंटा, बैठकर चाहे चाय पर साथ में बैठ जाएं या रात के खाने पर साथ में बैठ जाएं, चर्चा जरूर करें। बिल्कुल, दिन भर क्या किया आपने एक दूसरे को बताए, दूसरा अपने मन की बात पहले को बताए, और इस तरह से जब डिनर का यानी कि शाम के भोजन का समय होता है तो उस समय साथ में भोजन करते हुए इन छोटी छोटी बातों पर चर्चा करना। हालांकि ऐसा सुनने में लगेगा कि भाई दिन भर बता दिया कि हमने क्या किया तो इससे क्या हो जाएगा, लेकिन ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखती है। इन्हें हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब हम एक दूसरे से बात करेंगे, अपने दिल की बात बताएंगे, दिन भर घटने वाली घटनाओं के बारे में बात करेंगे, तब दूसरे को ये पता चलेगा कि जब पहला व्यक्ति बाहर जाता है या फिर घर में है तो वो क्या क्या काम करता है, उसमें क्या क्या समस्याएं आती है, कौन सी बात से खुशी मिलती है, कौन सी बात ठीक नहीं हो पा रही है, या किसी कार्य को करने में क्या समस्या आ रही है। जब इन बातों पर चर्चा होगी तब समस्या सुलझेगी और तब जाकर के घर में सुख शांति होगी। तो ये बातचीत जो है ना, ये केवल पति पत्नी ही नहीं बल्कि हर रिश्ते में इसकी आवश्यकता महसूस की जाती है। बिल्कुल, और जो परिवार होता है, पति पत्नी उस परिवार, घर के जो मुख्य महिला और पुरुष होते हैं, उस परिवार के दो पहिए कहते हैं ना, गाड़ी के दो पहिए। गाड़ी के दो पहिए होते हैं। तो अगर इनमें से एक पहिया भी थोड़ा ऊंचा नीचा या डिसबैलेंस हो जाए तो गाड़ी तो पटरी पर से उतर जाएगी। बिल्कुल, और यही बात जैसा कि हमने कहा कि परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी लागू होती है। चाहे आपका झगड़ा माता पिता से हो जाए, चाहे किसी दोस्त से हो जाए, तो हम करते क्या है कि छोटा मोटा कोई झगड़ा हो, हम बातचीत ही बंद कर देते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं जो एक गलतफहमी पैदा हुई है जी, अगर हम बातचीत नहीं करेंगे तो वो गलतफहमी सुलझ नहीं पाती है, पता नहीं चलता। जो बात हमने मन में उस समय जो हमने धारणा बना ली वही बात हमें सत्य लगती है और ये समस्या आगे बढ़ती चली जाती है, मनमुटाव बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आपने बातचीत के रास्ते खुले रखे हैं, भले ही छोटा मोटा झगड़ा हुआ हो, लेकिन थोड़ी समय के बाद, कुछ घंटों के बाद, एक आध दिन के बाद अगर थोड़ी बात कर ली जाए तो बाद में धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है और हो सकता है उस दिन की घटना को लेकर बात वापस निकलती है और हमें, अरे तुमने ऐसा उस दिन क्यों किया था? वो बोलेगा नहीं मैंने ऐसा नहीं किया था, वो इस वजह से ऐसा हो गया था। तो क्या होता है कि वो जो समस्या क्या हुई थी उस समय वो सामने आ जाती है, वो सुलझ जाती है और हम सोचते हैं कि अरे हम छोटी सी बात के लिए यूं ही मन में हमने इतने बातें खड़ी कर ली और ऐसी कोई खास बात तो थी नहीं। तो इस तरह से बातचीत जब हम करते हैं तो समस्याओं का सुलझाव होता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि आप अपने घर की खिड़कियां भी खुली रखें, मन की खिड़कियां भी खुली रखें और बातचीत के रास्ते उन्हें भी खुला रखें ताकि प्रेम बना रहे और प्रेम पूर्वक ये घर रूपी जो एक गाड़ी है ये आगे बढ़ती रहे। और जहां तक दोस्ती की बात है, दोस्ती भी बड़े प्रेम पूर्वक आगे बढ़ती रहे। इसके लिए भी जरूरी है कि बोलिए अवश्य, संवाद रखिए, बातचीत कीजिए। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है ये खिड़की खिड़की, ये खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है, मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है ये खिड़की खिड़की, ये खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है।
लगता है मेला न जाने कहाँ, आशिक जमा होते हैं यहाँ। अरे सबको पता है ये दास्तां, इस घर में है एक लड़की जवान। आंखें झुका के गुजरो इस गली से, आने जाने वालों से कहती है ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। गम की घटा है ये छट जाएगी, आहों से दीवार फट जाएगी। जब सामने से ये हट जाएगी, घूंघट में गोरी सिमट जाएगी। एक रोज खुल जाएगी टूट के ये, कितनी नजरों के तीर सहती है ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। कभी चौबारे में वो कुछ सोचे मेरे बारे में, वो हर बातें करे दो इशारे में, वो चुप से खड़ी है उस किनारे में। वो उस पार वो है और इस पार मैं हूँ, नदियाँ बीच में बहती है ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। आकांक्षा, हम संवाद की खिड़कियों को बंद नहीं करना चाहते, इसीलिए हमने फेसबुक के माध्यम से संवाद जारी रखने का ये जो सिलसिला है ये रखा है। और जब हम आज कौन से विषय पर बात होने वाली है फेसबुक पर हम पोस्ट करते हैं, हमारे बहुत सारे श्रोता वहाँ से जवाब भेजते हैं, अपने दिल की बात भेजते हैं, और जो बातचीत हो रही उसके बारे में भी कई सारे कमेंट लिखते हैं। तो एक श्रोता ने लिखा है कि आज गणेश जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत सारे विषय पर दिलचस्प चर्चा और जानकारियों के साथ सिचुएशन आधारित सुमधुर गीत जो होते हैं, यही कारण है कि कार्यक्रम सुनने में मजा आता है। आज खुली रखिए बातचीत की खिड़कियां, यानी हर चीज के बारे में आपस में संवाद होना चाहिए। आपसी संवाद से किसी भी समस्या का हल हो सकता है। ना ही बात छुपाकर बात करते समय सामने वालों की बात सुनना चाहिए। बात नम्रता से होनी चाहिए। बात खुले मन से बिना पूर्वाग्रह दोषित होनी चाहिए। बात में पारदर्शिता के साथ आपसी समझौते की जरूरत होती है। अपनी ही बात दूसरे पर थोपना नहीं चाहिए, बल्कि सामने वाले की बात सुननी चाहिए। संवाद ही समस्या का हल है। बिल्कुल सही बात। और हम बातचीत की जिस खिड़की के बारे में बात कर रहे हैं, एक श्रोता हमें लिखते हैं कि
संवाद ही वो पुल है जिसे कभी तोड़ना नहीं चाहिए। अगर कभी मतभेद हो भी जाए तो उसे संवाद से ही दूर किया जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि बातचीत की जो खिड़कियां हैं वो कभी बंद ना करें। हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद इनको। और एक श्रोता ने लिखा है कि मतभेद हो सकता है पर मनभेद नहीं होना चाहिए। जी। सभी के अपने विचार होते हैं, हमें सभी के विचारों को ध्यान से सुनना चाहिए। जब हम अपना और सामने वाले के विचारों को सुनते हैं और समझते हैं तो रास्ते निकल ही आते हैं, खिड़कियां खुल जाती है और ताजी हवाएं आने लगती है। ये बात हमारे श्रोता ने लिखी है। हमारे श्रोता काफी जागरूक हैं इस विषय पर। उन्होंने काफी कुछ लिखकर भेजा है। जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि आज के समय में बच्चों और माता पिता में जो कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत बढ़ गया है, जिसके लिए काउंसलिंग की जरूरत तक पड़ने लगी है। जब हम बात बात में बच्चों को टोका टाकी करेंगे तो उनको लगता है कि हमारे माता पिता जो हैं वो हमारी जो आजादी है उसका हनन कर रहे हैं। इससे होता क्या है कि बच्चे या तो बातचीत बंद कर देते हैं या फिर वे चिड़चिड़े होने लगते हैं। तो वो कह रहे थे कि रफी साहब का जो गीत हमने सुनाया, खिड़की जो बंद रहती है, वो इस विषय पर सटीक बैठता है। तो इन्हें धन्यवाद देते हैं। और हमारे एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की आज आप बात कर रहे हैं और उनकी ही लिखी एक कहानी आज मैंने बच्चों को बताई थी, तो उन्हें मेरा शत शत नमन है। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिनमें कोई कमी नहीं, अर्थात छोटी छोटी बातों को भुलाकर अपने मन के द्वार सभी अपनों के लिए खुले रखें। और गणेश जयंती पर आज हमने तिल की बर्फी बनाई है उनके लिए, जो हम सबके जीवन से दुख हरते हैं। बातचीत का क्रम जारी रखना चाहिए सभी से, चाहे आप आमने सामने हो या संदेश से या फोन द्वारा या पत्र द्वारा, किसी भी द्वारा, लेकिन दूरियां कम होनी चाहिए मन की। बिल्कुल। कहते हैं ना मंजू जी, एक बातचीत के रूप में छोटी सी छोटी बात भी अगर कही जाए तो ये दर्शाती है कि हाँ, हम फिक्र करते हैं, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि खुले रखें बातचीत की खिड़कियां। इस मनोवैज्ञानिक विषय पर आपने बहुत अच्छी चर्चा की। परिवार संयुक्त से एकल हो गए, जिससे हमारे भावनात्मक संबंध खत्म से हो गए हैं और कम्युनिकेशन गैप बढ़ गया है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, ये बात इन्होंने लिखी है। और बहुत सारे और भी जो श्रोता हैं उनके भी कमेंट हम तक पहुंचे हैं कि लिखते हैं कि सेब को जो है वो दुनिया का सबसे सेहतमंद फलों में से एक माना जाता है, लेकिन यही पौष्टिक फल आपकी सेहत के लिए कभी कभी जो है गलत तरीके से खाया जाए तो इससे हानि भी हो सकती है। इस तरह की बातें इन्होंने लिखी है। तो और भी जो कमेंट है वो हम पढ़ेंगे श्रोताओं के, लेकिन उससे पहले श्रोताओं को एक गीत सुनवा देते हैं। कैसे समझाऊं बड़ी ना समझ हो, हमसे न जीतोगी तुम, रहने दो ये बाजी। कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं बड़े ना समझ हो, आए गए तुम जैसे सैकड़ों नाड़ी। कैसे समझाऊं बड़े ना समझ हो, कैसे समझाऊं। हम दिल का साज बजाते हैं, दुनिया के होश उड़ाते हैं। हम दिल का साज बजाते हैं, दुनिया के होश उड़ाते हैं। हम सात सुरों के सागर हैं, हर महफिल में लहराते हैं, हर महफिल में लहराते हैं। कैसे समझाऊं
बड़ी ना समझ हो कैसे समझाऊं। तुम साज बजाना क्या जानो, तुम रंग जमाना क्या जानो, तुम साज बजाना क्या जानो, तुम रंग जमाना क्या जानो, वैसे तो हमारे तुमसे है, तुम होश उड़ाना क्या जानो, तुम होश उड़ाना क्या जानो। कैसे समझाऊं, बड़ी ना समझ हो कैसे समझाऊं, बड़ी ना समझ हो। आए गए तुम जैसे सैकड़ों नारी, कैसे समझाऊं, बड़ी ना समझ हो कैसे समझाऊं। बड़े ना समझ हो कैसे समझाऊं। तो मंजू जी, समझाने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि हम संवाद स्थापित करें, हाँ। एक दूसरे से बातचीत करें। बिल्कुल, इसीलिए तो ये गाना हमने सुनवाया कि हम एक दूसरे की बात को समझ ले बातचीत के द्वारा, ताकि अगर समझ आ जाएगी बात तो गलतफहमियां होने की संभावना कम होगी, है ना? बिल्कुल, हम कई गलतफहमियों को पाले बैठे हैं, खासकर जब हम अपने खान पान की बात करते हैं तो ऐसी कई भ्रांतियां होती हैं जिनके बारे में मतलब जिनको हम गलत तरीके से समझते हैं। बिल्कुल। अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये हमारे सेहत के लिए ये जो चीजें हैं ये काफी फायदेमंद साबित होंगी। बिल्कुल, जब बात आती है ना गलत तरीके की, तो गलत तरीका जब हो जाता है ना आकांक्षा, तब हमें उसके बाद एक प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है और उस प्रक्रिया का नाम है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना। अब ये डिटॉक्सिफिकेशन हमें विचारों का भी करना पड़ता है। कई बार ऐसे गलत विचार हमारे मन में घर कर जाते हैं, तब हमें उनको निकालना पड़ता है। अब तरीका उसका क्या है वो आप इस विषय में हम कभी और दिन बात करेंगे कि किस तरह से अपने विचारों को डिटॉक्सिफाई करें। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन की, यानी कि दिन प्रतिदिन जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें कई सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, या फिर हमारे कामकाज में कुछ ऐसी गलतियां होती कि बहुत सारे जो टॉक्सिन्स होते हैं, विषाक्त पदार्थ होते हैं, वो शरीर में जमा हो जाते हैं। तो उन्हें समय समय पर निकालते रहने से शरीर निरोगी रहता है। तो करना क्या है कि विषैले पदार्थों को शरीर से दूर करने की जो प्रक्रिया है इसे हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। और हमारा शरीर विभिन्न तरीकों से शरीर से विषाक्त और अवांछित पदार्थ दूर करते रहता है। आधुनिक समय में विभिन्न प्रकार के जंक फूड, कैफीन और पर्यावरण में मौजूद विषाक्त पदार्थ हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन और भी जरूरी है। ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के साथ ही विषैले पदार्थों को दूर करता है। और कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो इस प्रक्रिया को गति प्रदान करते हैं, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले तो नींबू पानी। ये विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर करने तथा वजन घटाने में बेहतरीन तरीके से सहायक होता है। इसलिए नींबू, काला नमक और काली मिर्च का पेय बनाकर हम पेय पदार्थ के रूप में ले सकते हैं। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है ना कि हम उपवास रखते हैं या फिर कई बार कुछ गलत उल्टा सीधा हम खा लेते हैं, जी मचलाता है और कई बार उल्टी जैसा लगता है, तो हमारे घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं कहती भाई खाना मत खाओ, आज नींबू पानी पी लो, है ना। तो उसका भी कारण ये है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो जब भी ऐसा लगे तो नींबू का शरबत बना करके आप पी सकते हैं। और नींबू तो आसानी से मार्केट में उपलब्ध भी है और घर में भी लगभग रोज रहता भी है। तो हाँ, तो जब भी ऐसा लगे तो नींबू का उपयोग कीजिए। हालांकि हम जो यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं ये तो कुछ घरेलू उपाय हैं, लेकिन अगर आपको कुछ ज्यादा तकलीफ है तो आप बिल्कुल और बिल्कुल डॉक्टर के पास जाइए, ये अपनी समस्या बताइए। बिल्कुल, ये हम खाद्य पदार्थ उनकी जानकारी दे रहे हैं जो कि इसमें सहायक होते हैं। लेकिन आपको लगता है कि तकलीफ ज्यादा है तो आप डॉक्टर से जरूर मिले। इसके अलावा अनार का भी हमें नियमित रूप से उपयोग करते रहना चाहिए। अनार में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी और फाइबर होते हैं और ये हृदय को
स्वस्थ रखने और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में काफी मदद करता है। इसलिए दिन भर में हम 250 ग्राम अनार का सेवन कर सकते हैं। बिल्कुल। और ब्रोकली जो होती है, जो सब्जी होती है ब्रोकली और स्प्राउट्स में महत्वपूर्ण फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो पाचन तंत्र में डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम्स को उत्तेजित करते हैं। इसका लगभग 100 ग्राम सेवन करने से पूरे दिन में इसका लगभग अगर हम 100 ग्राम तक सेवन करते हैं तो ये हमारे पाचन तंत्र के लिए काफी सहायक होता है। और स्प्राउट की जहाँ तक बात है, हमने अभी कुछ ही दिन पहले हमने स्प्राउट के बारे में काफी चर्चा की थी और स्प्राउट से बनाए जाने वाले व्यंजनों के बारे में भी हमने बात की थी। हमारी सखियों ने भी लिखकर भेजी थी। तो आप नियमित रूप से स्प्राउट का भी उपयोग कम से कम हफ्ते में 2 दिन तो हमें स्प्राउट का उपयोग यानी अंकुरित अनाज का उपयोग हमें जरूर करना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं हम बेरी की, है ना। सभी बेरीज जैसे कि स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, ये सभी विटामिन सी और फाइबर के अच्छे स्रोत हैं और इनका सेवन करने से ब्यूट्रेट उत्पाद में मदद मिलती है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन में सहायक होता है। बिल्कुल। और लहसुन जो है वो हर जो भारतीय रसोई घर है, हर रसोई घर में लहसुन अपना एक अलग स्थान रखता है। तो इसमें शक्तिशाली एंटीवायरल, एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुण होते हैं। लहसुन डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम का उत्पादन करने के लिए लीवर को उत्तेजित करता है। ये एंजाइम जो होते हैं पाचन तंत्र से विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करने में मदद करते हैं। लगभग 4 ग्राम लहसुन एक दिन के लिए हमारे शरीर के लिए पर्याप्त होता है। और लहसुन को हम कई रूपों में खा सकते हैं आकांक्षा, जैसे कि भोजन बनाते समय तो हम उसका उपयोग करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ जैसे कि कुछ चूल्हा जलता है कई घरों में जी। तो वहां पर अगर हम लहसुन का पूरा वो जो गुच्छा होता है उसे ही हम अगर डाल दें उसके अंदर, कोयले के अंदर डाल दें और थोड़ा सा उसे सेक लें, उसके बाद उसे खाएं तो वो भी फायदेमंद होता है। और ये सुविधा ना भी हो, जैसे शहरों में तो ये इस तरह का मिलना बहुत मुश्किल ही काम है, तो आप सीधा एक काम ये कर सकते हैं कि जब आप रोटी बनाते हैं उसके बाद तवा काफी गर्म रहता है तो तब आंच को एकदम धीमी कर दें और लहसुन की कलियां उसके ऊपर डाल के थोड़ा उसे हिलाते रहें। भून लें उसे। हाँ, तो भून जाएगी वो और उसके बाद उसे छील करके खा लें तो ऐसा माना जाता है कि सुबह सुबह कम से कम 4-5 कली इसकी खा लेने से ये भी एक डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है और शरीर के लिए ये भी बहुत फायदेमंद होती है। अनानास जो फल है इसमें ब्रोमलेन नामक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को अलग करने और उसके पाचन में मदद करता है। ये सूजन कम करने में भी सहायक है। महिलाओं की अगर बात करें तो एक दिन में 21 से 25 ग्राम तक और पुरुषों के लिए 30 से 38 ग्राम अनानास का सेवन वो प्रतिदिन कर सकते हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं हम चुकंदर की, और ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है और विटामिन B3, B6 के अलावा बीटा कैरोटीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन का अच्छा स्रोत है और ये फाइबर पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। करीब 150 ग्राम चुकंदर शरीर में जरूरी नाइट्रेट की पूर्ति करता है, तो इतना हम एक दिन में खा सकते हैं। जी। सेब जो फल है उसमें विटामिन, फाइबर और खनिज भरपूर मात्रा में होते हैं और तथा फाइटोकेमिकल और पैक्टिन जैसे प्राकृतिक तत्व भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ये सभी मिलकर विषाक्त तत्वों को दूर करने में मददगार होते हैं। सेब को कच्चा ही खाएं, इसे छिलके सहित खाने पर विटामिन सी और फाइबर प्राप्त होता है। हाँ। और जैसे हमारी एक श्रोता ने लिखकर भेजा था सेब के बारे में, जिसे आप पढ़ रही थी, तो उन्होंने कहा था कि सेब का जो बीज होता है उसे न खाएं, वो विषाक्त होता है। शरीर में पहुंचकर वो धीरे धीरे। बिल्कुल। और इसके अलावा सेब को अच्छी तरह से हमें गर्म पानी से धो भी लेना चाहिए। कई बार हमने सुना है कि उसके ऊपर एक वैक्स की परत चढ़ी हुई होती है, तो वो अगर हम सीधा खाएंगे तो नुकसान करेगा, तो इसलिए आप उसे अच्छी तरह से गर्म पानी के अंदर धो लीजिए ताकि ऊपर अगर कोई भी उसके अंदर केमिकल का छिड़काव हुआ है तो वो साफ हो जाए। और अगर फिर भी इसके अलावा भी आपको लगता है कि ज्यादा कुछ है तो आप छिलका उतार कर के भी उसको खा सकते हैं ताकि वो केवल और केवल आपको फायदा दे, उससे होने वाले नुकसान से हम बचे रहें। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना, जगवा
ये विशाल नयन जैसे नील गगन, पंछी की तरह खो जाऊं मैं। सरहाना जो हो तेरी बाहों का, अंगारों पे सो जाऊं मैं। मेरा बैरागी मन डोल गया, मेरा बैरागी मन डोल गया। देखी ज्यादा तेरी मस्ताना, चंदन सा बदन, चंचल चितवन। तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत दिल तरसा है, पहले भी बहुत दिल तरसा है। तू और न दिल को तरसाना, चंदन सा बदन, चंचल चितवन। धीरे से तेरा है मुस्काना। तो आकांक्षा, चंदन सा बदन और चंचल चितवन अगर चाहिए तो अपने मन को, अपने विचारों को और अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करना बहुत जरूरी है, ताकि ये जो मुस्कान है हमारे चेहरे पर वो बनी रहे। हाँ, और एक सुंदर शरीर के मालिक आप बनेंगे जी। उससे। तो अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, आपसे हम इजाजत चाहते हैं। आप सभी को मंजू द्विवेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। सखी सहेली।